आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर के बारे में और जेईई मेंस और एडवांस। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ एक रिएक्शन, कुछ भी बना। मान लो आपके पास H2SO4 था 150 ग्राम, इसमें से आपका यूज हुआ 90 ग्राम। तो ये 90 ग्राम H2SO4 जो यूज हुआ ना, ये H2SO4 का इक्विवेलेंट मास है। मतलब एक सब्सटेंस का कितना मास एक केमिकल रिएक्शन में यूज होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। उसका एक सब्सटेंस का कितना मास एक केमिकल रिएक्शन में यूज होता है उसे उसका इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। द मास ऑफ ए सब्सटेंस यूज इन अ केमिकल रिएक्शन, द मास of a substance used in a chemical reaction is called its equivalent mass, is called its equivalent mass या equivalent weight। ठीक है, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज़ है, फिजिक्स में अलग है। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चीज़ है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। हाँ, कंफ्यूज मत हो ना, कभी वेट लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास वो मास होता है एक सब्सटेंस का जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर, जितना मास एक सब्सटेंस का एक केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है उसे बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट मास। जैसे मान लो H2SO4 है, या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, HNO3 है, वो I2 के साथ रिएक्ट करता है, या कुछ भी बना लिया उसने, बनाया होगा रैंडम कोई प्रोडक्ट। HNO3 था मान लो 200 ग्राम, उसमें से अगर 150 ग्राम HNO3 बच गया तो कितना यूज हुआ ये। अगर 150 ग्राम बचा है तो सीधी सी बात है 50 ग्राम यूज हुआ होगा। अगर 50 ग्राम यूज हुआ है तो ये 50 ग्राम ही है इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो जितना सब्सटेंस का एक सब्सटेंस का जितना मास एक केमिकल रिएक्शन में यूज होता है उसे ही उसका बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट मास WEQ इसका सिंबल है, W के पैरों में EQ, EQ मतलब इक्विवेलेंट और W मतलब मास। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू में मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर या फिर इसी का नाम है वैलेंस फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। वैलेंस और वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ये क्या होता है। ये जस्ट एक नंबर होता है, ये जस्ट एक नंबर होता है जो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एन फैक्टर जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं होता। एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर समझ, एन फैक्टर का ही मेन खेल है, क्योंकि मोलर मास तो किसी भी सब्सटेंस का निकल जाएगा। जैसे एक सेकंड के लिए मोलर मास क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस के मास को मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो H2SO4 है, तो एक मोल H2SO4 के मास को बोलेंगे इसका मोलर मास। सिंपल है निकालना, आपको बस मास नंबर याद होना चाहिए। जैसे अब इसका मास नंबर, इसका टोटल मास नंबर निकाल लो पहले। इसका मोलर मास कैसे आएगा, देखो एक हाइड्रोजन का मास नंबर होता है एक, तो दो का कितना होगा, 2 × 1 2। एक सल्फर है अपने पास और सल्फर का मास नंबर होता है 32, तो 32 जोड़ दो, टोटल सबका मास नंबर जोड़ दो। एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो 4 का कितना होगा, 4 × 16 64। तो ये कितना आएगा, 2 + 32 + 64, ये आएगा 98। अब ये टोटल मास नंबर आया ना, इसके पीछे ग्राम लगा दो बस, ये है मोलर मास H2SO4 का। ठीक है, तो आपको बस मास नंबर याद होने चाहिए और फिर जोड़ते जाओ मास नंबर। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको H3PO4 का मास नंबर मोलर मास निकालना है, टोटल मास नंबर निकालना है, तो एक हाइड्रोजन का मास नंबर एक होता है, यहाँ कितना 3, तो 3 × 1 3। फॉस्फोरस का होता है 31, एक ही फॉस्फोरस है तो 31 लिखा। ऑक्सीजन का होता है 16, पर 4 है तो 4 से गुणा कर दो 16 को, 3 + 31 + 64, तो ये फिर से 98 आ जाएगा। इसके पीछे ग्राम लगा दो तो H3PO का 4 का मोलर मास आ गया। ऐसे ही अगर आपको HNO3 का निकालना है मोलर मास, तो क्या करो, कुछ नहीं, एक है हाइड्रोजन तो एक लिख दो सिंपल, इसका मास नंबर। नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, तो 14 जोड़ दो, एक ही है नाइट्रोजन। एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, 3 है तो 3 से गुणा कर दो, 16 × 3, तो 48 + 1 49 + 14, तो कितने हो गए, 63। इसके पीछे ग्राम लगा दो तो HNO3 का मोलर मास आ गया। आपको मास नंबर
नहीं पता तो एक बार लिख लो। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, हीलियम का मास नंबर होता है 4, लिथियम का मास नंबर होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरोन का होता है 11, ठीक है, कार्बन का होता है 12, 20 तक के याद होने चाहिए, बस उन्हीं से सारे निकल जाते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19, नियन का होता है 20, सोडियम 21, दो 23 सॉरी, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, ठीक है, और फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, फास्फोरस ओ सॉरी फास्फोरस कह रहा, सल्फर फास्फोरस क्लोरीन 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, बस इतने बहुत हैं। ये मास नंबर है सारे के सारे, ये याद है ना, तो आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना सीखना है। सबसे पहला इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है किसी एसिड का, तो एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है इसका बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होता है, यानी एन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकलती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, कोई एसिड कितने H प्लस आयन देगा वो उसकी बेसिसिटी है। द नंबर ऑफ, या इसे बोलते हैं प्रोटीसिटी, प्रोटीसिटी, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एन एसिड, गिवन बाय एन एसिड, मतलब एक एसिड कितने H प्लस आयन देगा वो उसकी प्रोटीसिटी है या उसकी बेसिसिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ H2SO4, तो इसका टोटल मास, इसका मोलर मास होता है 98, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, कितने H प्लस देगा 2, तो 98/2, ये कितना आ गया 49 ग्राम, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास आ गया एसिड का। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे आता है, मोलर मास, मोलर मास कैसे निकलेगा, मास नंबर को जोड़ो और ग्राम लगा दो पीछे। जैसे ये 2 × 1 प्लस में 32 प्लस में 4 × 16 64, ये आएगा 2 + 32 + 64 98, 98 को 2 से डिवाइड कर दो 49 ग्राम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ गया 49 ग्राम। 2 हाइड्रोजन दे सकता है ना, 2 H प्लस आयन दे सकता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो एसिड का आता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी या प्रोटीसिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई एसिड कितने H प्लस आयंस दे सकता है। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो गए, जैसे मैं H3PO4 लिख देता हूँ, तो इसका भी मास नंबर 98 होता है, मतलब टोटल मास नंबर, और इसका मोलर मास 98 ग्राम आता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, आप करोगे 98, आपने 3 देखा, आप सीधा 3 से डिवाइड कर दोगे, चलो एक बार के लिए सही है। ऐसे ही में अगर मैं H3PO3 लिखता, तो इसका कितना मास नंबर आता है, 3 × 1 प्लस में 31 प्लस में 48, ठीक है, 34 प्लस में 48 कितना आ गया 2, 7 और 1 8, 82। अब आप फिर से 3 से डिवाइड कर देते, पर ऐसा ये गलत है भाई, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 H प्लस आयंस हैं, पर इसकी मर्जी है ना ये कितने देगा। हमें तो वो वाले H प्लस आयंस लेना है जो एक एसिड दे सकता है, कितने हैं ये नहीं लिखने। एक एसिड के पास भले ही 10 H प्लस आयंस हो, लेकिन अगर वो दे 6 ही रहा है तो उसकी बेसिसिटी 6 आएगी, 10 नहीं आएगी। मतलब एक एसिड के पास कितने H प्लस आयंस है वो एन फैक्टर नहीं होता उसका, वो बेसिसिटी नहीं होती। बेसिसिटी होती है कि वो कितने देता है। H3PO3 3 ही देता है, लेकिन ये 2 देता है H प्लस आयंस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एसिड कितने H प्लस आयंस दे रहा है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है, इनका कैसे पता लगेगा। ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है, जितने ऑक्सीजन है उनमें से एक कम होकर कर दो। ये 4 ऑक्सीजन है, 4 में से एक कम करो 3, 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक कम करो 2, एक घटा दो, 2 में से एक कम करो 1। तो ये वाला एसिड 3 H प्लस आयंस देगा, यानी इसकी, इसका एन फैक्टर, इसकी बेसिसिटी, इसकी प्रोटिसिटी 3 है। ये वाला 2 H प्लस आयंस देगा और ये वाला 1 H प्लस आयंस देगा, यानी इसका एन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो इस वाले का मास नंबर के, इस वाले का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, तो वो कैसे आएगा, ऊपर मोलर मास नीचे एन फैक्टर। एन फैक्टर तो यानी बेसिसिटी, बेसिसिटी तो इसकी 1 है, 3 × 1 मास जोड़ लो 31 प्लस में 32, 16 × 2, तो ये कितना होगा 32 और 32 64, 64 और 2 66, तो इसका आ गया 66 ग्राम। यानी इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी यानी इसका एन फैक्टर 1 है। और जैसे मान लो HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, इन सब का एन फैक्टर यानी इनकी बेसिसिटी 1 होती है। ये एक ही H प्लस आयंस देते हैं क्योंकि है ही एक इनके पास, ठीक है। और
HClO4, HClO3, HClO2, HClO, एक एक ऑक्सीजन कम कर देते हो, 4 3 2 0। फिर ऐसे ही HbRO4, HbRO3, HbRO2, सॉरी, HbRO, ऐसे ही HiO4, HiO3, HiO2, HiO। अब इन सब के पास है ही एक H प्लस आयन, तो इनकी बेसिसिटी कभी भी लेनी पड़ेगी तो 1 ही ले लेना, ठीक है। तो इनकी बेसिसिटी कितनी लेनी है, 1। मतलब क्या है, मतलब इनका जो मोलर मास आएगा ना, वही इनका इक्वलेंट मास आएगा। जनरली ये 1 ही देते हैं, ठीक है, अगर आपको SH निकालना हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है, अगला है कि अगर आपको, जैसे मान लो अगर आप चलते हो बेस की तरफ चलते हो, ऐसे ही अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है, या मोनोबेसिक एसिड क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड, मोनो मतलब होता है 1, मोनो मतलब होता है एक, वो एसिड जो एक H प्लस आयन देना उसे मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ लिख देना, वो एसिड जो एक प्लस आयन, एक H प्लस आयन देता है, एसिड विच गिव्स ओनली 1 H प्लस आयंस, जिसकी बेसिसिटी यानी 1 हो, वो मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड होता है। ऐसे डाई बेसिक या डाई प्रोटिक क्या होता है, डाई प्रोटिक एसिड या डाई बेसिक एसिड, वो क्या होता है, डाई मतलब दो, जो दो एच, ये डंडे डंडे का मतलब है एसिड, ऊपर वाला सेम, जो दो H प्लस आयन थे वो डाई बेसिक। ऐसे ही ट्राई प्रोटिक, PROTIC लिख देना एसिड, या ट्राई बेसिक एसिड क्या होता है, जो तीन H प्लस आयंस दे वो ट्राई बेसिक एसिड या ट्राई प्रोटिक एसिड। ऐसे टेट्रा प्रोटिक एसिड या टेट्रा बेसिक एसिड क्या होता है, वो एसिड जो चार H प्लस आयंस दे उसे टेट्रा बेसिक या टेट्रा प्रोटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेंटाप्रोटिक, हेक्साप्रोटिक, ठीक है। पॉलीप्रोटिक क्या होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड। पेंटाप्रोटिक जो पाँच H प्लस आयन दे, हेक्साप्रोटिक जो छः H प्लस आयन दे, या हेक्साबेसिक जो छः H प्लस आयंस दे, वो एसिड। ऐसी पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है, वो एसिड जो बहुत, पॉली मतलब होता है मैनी, जैसे पोलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, ठीक है। पॉली मतलब होता है मैनी, वो एसिड जो बहुत सारे H प्लस आयन थे वो होता है पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है, या पॉलीबेसिक एसिड। अब आता है बेस, बेस का फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी, मतलब बेस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ऊपर तो मोलर मास ही आएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिड का होता है बेसिसिटी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, आपको गलत लग रहा होगा। एसिड का होता है बेसिसिटी, बेस का होता है एसिडिटी। एसिडिटी या फिर जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिसिटी, हाइड्रोक्सिसिटी। हाइड्रोक्सिसिटी का मतलब क्या है, कोई बेस कितने OH नेगेटिव आयन देगा, कोई बेस कितने OH नेगेटिव आयन देगा, वो उसकी हाइड्रोक्सिसिटी है। कितने, एक बेस के पास कितने OH नेगेटिव आयंस हैं वो नहीं है उसकी एसिडिटी, कितने देगा। मान लो एक बेस के पास 10 OH नेगेटिव आयंस है लेकिन वो 3 ही OH नेगेटिव आयंस देता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी है, 3। मतलब कितने OH नेगेटिव आयंस एक बेस दे सकता है वो उसकी होती है एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी। द नंबर ऑफ OH negative ions given by a base, given by a base is called its हाइड्रोक्सिसिटी और एसिडिटी। ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं, मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, मोनो एसिडिक बेस, या मोनो हाइड्रोक्सिक बेस क्या होगा, मोनो हाइड्रोक्सिक बेस क्या होगा, वो बेस जो एक OH नेगेटिव आयन दे वो मोनो एसिडिक बेस या मोनो हाइड्रोक्सिक बेस। ऐसे ही डाई एसिडिक बेस क्या होगा, डाई एसिडिक बेस, बेसिक नहीं बेस, या फिर डाई हाइड्रोक्सिक बेस क्या होगा, वो बेस, डाई मतलब होता है जो, वो बेस जो दो एच नेगेटिव आयंस, दो ओ एच नेगेटिव आयंस दे, वो होता है डाई बेस, डाई एसिडिक बेस या डाई हाइड्रोक्सिक बेस। ऐसे ही ट्राई एसिडिक बेस या ट्राई हाइड्रोक्सिक बेस क्या होगा, जो तीन OH नेगेटिव आयन दे। टेट्रा एसिडिक बेस या टेट्रा हाइड्रोक्सिक बेस क्या होगा, वो बेस जो चार OH नेगेटिव आयन दे वो टेट्रा एसिडिक बेस या टेट्रा हाइड्रोक्सिक बेस होगा। पेंटा एसिडिक बेस या पेंटा हाइड्रोक्सिक बेस क्या होगा, वो बेस जो पांच OH नेगेटिव आयंस दे वो पेंटा एसिडिक बेस या पेंटा हाइड्रोक्सिक बेस है। ऐसे ही आता है पोली हाइड्रोक्सिक बेस, पोली मतलब मैनी, वो बेस जो बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस दे वो पोली हाइड्रोक्सिक या पोली एसिडिक बेस होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH है यार, इसके पास तो है ही एक OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर यानी बेस का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी एसिडिटी, तो इसकी एसिडिटी क्या आएगी, मैंने कहा था ना एन फैक्टर एक नंबर होता है, तो इसकी एसिडिटी क्या आएगी 1।
तो इसका एन फैक्टर 1 है, यानी इसका इक्विवेलेंट मास और इसका मोलर मास दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मास नंबर क्या आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी 40 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 40 ग्राम। इक्विवेलेंट मास तो वो मास होता है जो केमिकल रिएक्शन में यूज होता है एक सब्सटेंस का, ठीक है। ऐसे ही मान ले COOH2 का निकालना है, तो क्या आएगा 40। इसका एन फैक्टर या इसकी एसिडिटी, ये कितने OH नेगेटिव आंस दे सकता है 2, तो इसकी एसिडिटी आएगी 2। तो 40 प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2, ये एक अंदर है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा ना, 2 बार OH लिख लो, तो ओ कितने हो गए 2। तो ये कितने हो गए 32 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 74। 74 डिवाइडेड बाई 2, 74 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 2 3 6 2 7 14, 37 ग्राम आ गया इक्वलेंट मास, ठीक है। इक्वलेंट मास कितना आ गया CH2 का 37 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लिखना है AlOH3 का इक्वलेंट मास, AlOH3 का कितना आएगा, अगर आप AlOH3 का मास लिखना चाहो इक्वलेंट मास, तो AlOH3 का आएगा, इसका एसिडिटी कितनी आएगी इसकी 3, तो AlOH3 का कितना आएगा, इसका होता है एटम में 27, 27 प्लस में 48 प्लस में 3 30, और ये कितना हो गया 30 और 40 70, 70 और 78, इसका भी 78 ही हो गया, कमाल हो गया ये तो। वाह, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 3 6 18 ग्राम, ये इक्वलेंट मास आ गया। एसिडिटी कितनी आई AlOH3 की 3, तो ये बेस के लिए हो गया। इसके जैसे LiOH है, KOH है, LiOH KOH, ठीक है, NaOH था, ऐसे ही CSOH, इन सब का क्या आएगा 1 आएगा बेसिसिटी, एन फैक्टर 1 आएगा। BeOH2 MgOH2 CaOH2 जो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। और बेटा मांगे कार स्कूटर SROH2 बापरा जी, ठीक है, BaOH2, इन सब का क्या आएगा 2 आएगा एसिडिटी या एन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है साल्ट का। भाई साल्ट में क्या होता है इक्विवेलेंट मास होता है साल्ट का मास, मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज, टोटल चार्ज लिखो, टोटल चार्ज ऑफ केटायन या एनायन। केटायन होता है पॉजिटिव आयन, जैसे Cu पॉजिटिव आयन, Mg2 पॉजिटिव आयन, ये केटायन। एनायन होता है नेगेटिव आयन, जैसे SO42 नेगेटिव आयन, या Cl नेगेटिव आयन, या F नेगेटिव आयन, या O2 नेगेटिव आयन, ये होते हैं एनायन। जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन, जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज है वो केटायन। तो साल्ट का क्या होता है इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, या तो केटायन का चार्ज लो टोटल या एनायन का चार्ज लो, किसी उस चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, सिर्फ नंबर लेना। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, NaCl है, इसका लिखना है अगर आपको, तो इसको एक मोल को तोड़ो, इसके एक मोलिक्यूल को तोड़ के देख लो यार, एक मोल को Na प्लस या Cl नेगेटिव, या तो एक मोल कुछ भी बोल लो, मतलब एक नंबर लेके तोड़ के देख लो, तो Na पॉजिटिव आएगा Cl नेगेटिव आएगा। इस पर भी चार्ज देखोगे तो 1 ही है, और इस पर भी चार्ज -1 है, पर हमें सिर्फ नंबर लेना है। तो चार्ज कितना है टोटल केटायन पर 1, या एनायन पर भी 1 है, तो इसका एन फैक्टर या इसका चार्ज कितना आ गया 1। तो मोलर मास लिखो इसका 23 प्लस में 35.5 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑफ केटायन या एनायन जो कि 1 है, तो ये 58.5 आएगा ग्राम, यानी इसका भी इक्विवेलेंट मास और मोलर मास बराबर है WeQ। ऐसे ही मान लो आपको CuSO4 का निकालना है अगर, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, तो आपको क्या करना है, मान लो इसका जो है ना, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ। अब अगर आप इसको तोड़ के देखोगे तो ये Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका कितना मास है, इसका टोटल कितना चार्ज है 2, तो इसके चार्ज की वैल्यू आ गई 2। अब इसका आपको मास नंबर निकालना पड़ेगा, 63.5 होता है कॉपर का, और सल्फर का होता है 32 प्लस में 64, 16 चौको 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जोड़ो, इसको भी 64 ही मान लो आप, ठीक है। तो 64 प्लस 64 प्लस 32, तो कितना आ गया 4 4 8 8 और 2 10 6 और 6 12, 12 और 3 15, ठीक है, 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 80, ठीक है, 120 हाँ 40 160 80 ग्राम आ गया, ठीक है। तो एसिड का सीख लिया, बेस का सीख लिया, साल्ट का सीख लिया, ठीक है। साल्ट का एक दो और एग्जांपल लूँ, AlCl3, एक मोल को तोड़ो, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ठीक है, तो ये कितना आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3, तो मास नंबर लिख लो 27 प्लस में 35.5 को 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10, 106.5, इसको 106 ही मान लो यार, ये चलो 5 भी ले लो,
डिवाइडेड बाई 3 कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये उसका क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो 1 मोल साल्ट को तोड़ के देखो, केटायन पर टोटल जितना चार्ज आया ना उसे ही ले लो यार, उससे डिवाइड कर दो, वही एन फैक्टर होता है। तो नो, तो आपको एन फैक्टर या फिर इक्विवेलेंट मास निकालना आ रहा है ना धीरे धीरे। एसिड का सीख लिया, बेस का सीख लिया, साल्ट का सीख लिया, अब सीखते हैं एटम का। एटम का बिल्कुल सिंपल है। एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास, ये बिल्कुल सिंपल है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आ जाता है क्या, एन फैक्टर, ओ सॉरी ये वैलेंसी होता है इसका एन फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाता है। एन फैक्टर क्या होता है, एटम का उसकी वैलेंसी, जैसे कि सोडियम है तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट मास 23 ग्राम, जो इसका मास नंबर है ना उसके पीछे ग्राम लगा दो, उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, 23 ग्राम आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। जैसे कि अगर आपको निकालना है किसका इक्विवेलेंट मास, अगर आपको एल्यूमिनियम का निकालना है तो इसकी वैलेंसी होती है 3, तो 27/3 कितना आ गया, 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो ये अब तक का टोटल था। इसके अलावा इक्विवेलेंट मास की मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की। उसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी, और उसमें मैं ये जो मैंने आपको बताया है ना, जो कुछ बताया इक्विवेलेंट मास निकालने का, उससे रिलेटेड भी और बातें बताऊंगा। तो अगर आप, वैसे तो ये सफिशिएंट है, अगर आपको कोई भी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।